गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोज का लेसन 3 द गंगा इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो द गंगा लेसन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप सभी जानते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889। 14 नवंबर 1889 को उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। एंड ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी। ये इनकी कुछ बुक्स हैं और आप सब जानते हैं इनको हम चाचा नेहरू और पंडित नेहरू के नाम से भी जानते हैं। और इनके बर्थडे को हम चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पैराग्राफ जो हमारा है वो है, I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. यहाँ नेहरू जी बता रहे हैं, I have received, मुझे इतना प्राप्त, रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, so much love and affection, मुझे इतना ज़्यादा प्यार और स्नेह, लव प्यार, अफेक्शन स्नेह, मुझे इतना ज़्यादा प्यार और स्नेह प्राप्त हुआ है फ्रॉम द इंडियन पीपल। कहाँ से? भारतीय लोगों से। मुझे इतना ज़्यादा प्यार और अफेक्शन भारतीय लोगों से प्राप्त हुआ है डेट नथिंग डेट आई टू डू कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, कि मैं उसका एक छोटा सा अंश भी, फ्रैक्शन छोटा सा अंश, सॉरी फ्रैक्शन अंश, स्मॉल छोटा सा अंश, रिपे वापस करना, कि मैं उसका छोटा सा अंश भी वापस नहीं लौटा सकता। जो प्यार और अफेक्शन, जो प्यार और स्नेह मुझे भारतीय लोगों से मिला है उसका मैं एक छोटा सा अंश भी वापस नहीं लौटा सकता। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस अ थिंग एज अफेक्शन। और कह रहे हैं कि ऐसी कीमती वस्तु का, ऐसी कीमती थिंग जो अफेक्शन है, जो स्नेह है, वो इतनी कीमती है कि उसका कोई रिपेमेंट भी नहीं हो सकता, उसको कोई वापस भी नहीं, उसके बदले में कुछ वापस भी नहीं कर सकता। Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. अब यहाँ कह रहे हैं नेहरू जी, many have been admired, बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई, सब have been, बहुत से लोगों ने प्रशंसा की, some have been revered, कुछ लोगों से श्रद्धा प्राप्त हुई, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, लेकिन जो स्नेह था क्लासेस, सभी वर्गों का, जो भारतीय लोगों के सभी वर्गों का जो स्नेह था वो मेरे पास इतनी ज़्यादा मात्रा में आया। एबंडेंट मेजर मतलब होता है बहुत अधिक, मेजर मतलब मात्रा, इतनी ज़्यादा मात्रा में आया है डेट आई हैव बीन ओवरवेलम्ड बाय इट, कि मैं क्या हो गया हूँ, मैं भाव विभोर हो गया हूँ। ओवरवेलम्ड मतलब भाव विभोर होना। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप डेट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव I shall not be unworthy of my pupil and their affection. नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इतनी आशा, इतनी उम्मीद जगा सकता हूँ, बता सकता हूँ डेट इन द रिमेनिंग ईयर्स, की जो बाकी के जो साल बचे हैं, रिमेनिंग मतलब बाकी के जो साल बचे हैं, जो बचे हुए साल हैं, आई मे लिव, जिनमें मुझे जीना है, आई शुड नॉट बी अनवर्दी, मैं क्या, अनवर्दी मतलब अयोग्य, मैं लोगों के प्रति, लोगों के स्नेह के प्रति अयोग्य नहीं रहूँगा, मैं उनके लोगों के स्नेह के प्रति और उनके प्यार के प्रति क्या रहूँगा, योग्य रहूँगा, उनके प्रति अयोग्य नहीं रहूँगा। वो इतना आश्वासन दे रहे हैं नेहरू जी यहाँ पर। सेकंड पैराग्राफ है हमारा, To my innumerable comrades and colleagues, I owe an even deeper debt of gratitude. We have been joint partners in great undertakings and have shared the triumph and sorrows which inevitably accompany them.
यहाँ बता रहे हैं टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कोलीग्स। इन्यूमरेबल मतलब असंख्य, कॉमरेड साथी, कोलीग्स होते हैं साथ में काम करने वाला। तो यहाँ नेहरू जी कह रहे हैं मेरे असंख्य साथी और साथ में काम करने वालों से आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं उनके प्रति इतना आभार, बहुत अधिक आभार व्यक्त करता हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स। हम किस में, अंडरटेकिंग्स मतलब होते हैं जो भी काम हमने किए हैं उनकी जिम्मेदारियों में। तो नेहरू जी पार्टनर्स मतलब आपस में साथ में मिलकर काम करना। तो यहाँ नेहरू जी बता रहे हैं वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स। जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ में काम करने वाले लोग हैं, हमने एक साथ कई सारे काम किए हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्प एंड सॉरोज। और क्या हमने शेयर किए हैं एक साथ में, विजय और दुख। ट्रम्प मतलब विजय, सॉरोज दुख, विच इनेविटेबली एक्कम्पनी देम, जो हमें अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं। जो अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं, जो हमने साथ में जितने भी काम किए हैं, एक साथ मिलकर हमने जो जिम्मेदारियां उठाई हैं, उनमें हमने एक साथ क्या, विजय भी शेयर की है और दुख भी शेयर किए हुए हैं। इससे हम एक साथ जुड़े हुए हैं। When I die, I should like my body to be cremated। नेहरू जी बता रहे हैं जब मैं मरूं, जब मेरी मृत्यु हो, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी जो है, मेरा शरीर जो है, उसको जला दिया जाए। क्रिमेटेड दाह संस्कार करना, जला दिया जाए उसको। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन विदेश, अगर मैं विदेश में मरता हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, तो मेरी बॉडी को, मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं पर ही, विदेश में ही किया जाए। एंड माई एशेस सेंट टू इलाहाबाद, और जो मेरी राख है, एशेस मतलब होता है राख, जो मेरी राख है उसको कहाँ भेजा जाए, इलाहाबाद में भेजा जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेस should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below। अब नेहरू जी कह रहे हैं जो मेरी राख इलाहाबाद में भेजी जाएगी तो उसका क्या करना है, उसका बता रहे हैं। अ स्मॉल हैंडफुल, एक छोटा सा मुट्ठी भर, हैंडफुल मतलब होता है मुट्ठी भर, तो एक छोटी सी मुट्ठी भर जो राख है, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, वो कहाँ फैला दी जाए, वो गंगा में डाल दी जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उसका जो बड़ा सा अमाउंट है, जो बड़ा सा पोर्शन है उस राख का, ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, उसका वो बता रहे हैं कि उसको आपको किस तरह से, जिस तरह से उसको डिस्पोज करना है, उसको समाप्त करना है या उसको बहाना है, उसको मैं नीचे बता रहा हूँ। नो पार्ट ऑफ दिस एशेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, इस राख का कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा, रिटेन मतलब बचा कर रखना या प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना, ठीक है, एक ही बात है। बता रहे हैं नेहरू जी कि इस राख का कोई भी हिस्सा बचाकर या सुरक्षित नहीं रखा जाए। एक क्या बताया उन्होंने, जब वो मरे, जब उनकी बॉडी का जब दाह संस्कार हो, तो जो एशेस है, जो राख है, उसको इलाहाबाद में ले जाया जाए और मुट्ठी भर एशेस कहाँ, गंगा में डाल दी जाए। और जो मेजर पोर्शन है, जो ज़्यादा बड़ा पोर्शन है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, उसको बता रहे हैं, उसको मैं नीचे बता रहा हूँ कि उसका क्या करना है। और नेहरू जी की क्या इच्छा है कि इस मेरी राख का कोई भी हिस्सा बचाकर सुरक्षित नहीं रखा जाए। तो यहाँ पे नेहरू जी बता रहे हैं कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी की राख का जो है क्या करना है, एशेस का क्या करना है। अब बता रहे हैं नेहरू जी कि जो गंगा में ही उनकी जो एशेस है, अस्थियाँ हैं, उनको क्यों डालना है। अब इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है, My desire is to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance so far as I am concerned। अब नेहरू जी यहाँ बता रहे हैं कि मेरी जो इच्छा, डिज़ायर मतलब इच्छा है कि मेरी मुट्ठी भर जो एशेस हैं वो गंगा में डाल दी जाए, फैला दी जाए। गंगा कहाँ है, इलाहाबाद की बात कर रहे हैं वो, कि इलाहाबाद में ही डालनी है गंगा में।
उसका कोई भी रिलीजियस महत्व नहीं है, कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है, रिलीजियस धार्मिक सिग्निफिकेंस महत्व। सो फार एज आई एम कंसर्न, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं संबंध रखता हूँ, मेरी जो राख का जो गंगा में बहाना है, जो राख को जो गंगा में डालना है, बहाना है, उसका कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, बता रहे हैं कि मेरा ना ही ऐसी कोई धार्मिक भावना भी है, इस रिगार्ड में मेरी ऐसी कोई धार्मिक भावना भी नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा and the Yamuna rivers in Allahabad ever since my childhood, and as I have grown older this attachment has also grown। नेहरू जी बोल रहे हैं कि मैं गंगा और यमुना रिवर से अटैच्ड मतलब होता है जुड़ा होना, गंगा और यमुना रिवर से जो इलाहाबाद में है बचपन से ही, चाइल्डहुड बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन, ये अटैचमेंट भी बढ़ता चला गया। तो यहाँ नेहरू जी ने बताया कि उनकी जो राख है उसको गंगा में ही, इलाहाबाद में ही ले जाकर क्यों बहाना है। उन्होंने बताया कि इसका कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है, ना ही मेरी कोई धार्मिक भावना इससे जुड़ी हुई है। बस क्या है, मैं गंगा और यमुना से बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। क्यों जुड़ा हुआ हूँ? क्योंकि उनका, नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, इसलिए वो वहाँ से गंगा और यमुना रिवर से बचपन से ही जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पैरा है हमारा, I have watched their varying moods as the seasons changed, and have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters। अब नेहरू जी कह रहे हैं, I have watched their varying moods as the seasons changed। मैंने उनके अलग अलग, वेरिंग मतलब बदलते हुए मूड को, बदलते हुए स्वभाव को देखा है। एज द सीजन्स चेंज, जैसे जैसे ऋतुएँ बदलती हैं वैसे वैसे मैंने गंगा और यमुना के बदलते स्वभाव को देखा है, बदलते मूड्स को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ, और मैंने अक्सर क्या सोचा है, हिस्ट्री, इतिहास उनका, और मिथ, उनकी जो पौराणिक कथाएं हैं उसके बारे में, एंड ट्रेडिशन, जो परंपराएं उनसे जुड़ी हुई हैं, एंड सॉन्ग, उनसे जुड़े हुए जो गीत हैं, एंड स्टोरी, गंगा यमुना से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं, जो स्टोरी हैं, that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters, जो इतने सालों से उन गंगा और यमुना से जुड़ी हुई हैं और उनके जो बहते हुए पानी का एक हिस्सा बने हुए हैं। तो क्या सोचते हैं नेहरू जी? नेहरू जी ने बताया है कि मैंने उनके गंगा और यमुना के बदलते हुए स्वभाव को, जैसे जैसे ऋतुएँ बदलती हैं, मैंने उन नदियों के बदलते हुए स्वभाव को देखा है। और मैंने अक्सर क्या, उनकी हिस्ट्री के बारे में, मिथ के बारे में, ट्रेडिशन, सॉन्ग, स्टोरी, इन सब के बारे में सोचा है जो उनसे लंबे समय से जुड़ी आ रही हैं और उनके बहते हुए पानी का हिस्सा हैं। नेक्स्ट है पैरा हमारा, द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, beloved of her pupil, round which is intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats। अब नेहरू जी बता रहे हैं, गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा क्या है? विशेष रूप से, स्पेशली मीन्स विशेष रूप से, कहाँ की रिवर है? इंडिया की नदी है, इंडिया की रिवर है। बिलव्ड ऑफ अ पीपल, अपने लोगों से, अपने लोगों को वो बहुत ही प्रिय है। बिलव्ड मतलब प्रिय होना। राउंड विच इज़ इंटरवीन्ड हर रेशियल मेमोरीज़, अब इससे क्या जुड़ा हुआ है, क्या चीज़ गुथी हुई है? इंटरवीन मतलब गुथी हुई, आपस में गुथी हुई होना। क्या चीज़ गुथी हुई है? हर रेशियल मेमोरीज़, प्रजातिगत जो यादें हैं। रेशियल मतलब प्रजातिगत, जातिगत जो मेमोरीज़, यादें, जो जातिगत यादें हैं। हर होप्स, उसकी आशाएं, एंड फियर्स, भय। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, उसकी जो विजय के जो गीत है, ट्रम्प मतलब विजय के जो गीत हैं, जो गाथाएं हैं। हर विक्ट्रीज़, उसकी जीत, उसकी विजय, एंड हर डिफीट्स, उसकी हार। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? आपस में
इंटरविन्ड हैं, गुथी हुई हैं। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा। नेहरू जी बता रहे हैं शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा किसका प्रतीक है? सिंबल मतलब प्रतीक। इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जो सदियों से संस्कृति, कल्चर, संस्कृति, सिविलाइजेशन, जो सभ्यता चली आ रही, संस्कृति चली आ रही है, जो एवर चेंजिंग है, कभी बदली नहीं जा सकती है, एवर फ्लोइंग है, बहती रहती है, एंड येट एवर द सेम गंगा, जो हमेशा से सेम गंगा है। तो वो किसका प्रतीक है? इंडिया के सदियों से चली आ रही संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, जो कभी नहीं बदलती, जो कभी बहना बंद नहीं होती, हमेशा बहती रहती है, उसका प्रतीक है। हमेशा सेम गंगा रहती है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज which I have loved so much, and of the rich and vast plains below where my life and work have been cast. नेहरू जी बता रहे हैं शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, वो किसकी याद दिला रही है? स्नो कवर्ड पीक्स की, बर्फ़ से ढके हुए चट्टानों की। पीक्स मतलब चट्टानों की, बर्फ़ से ढकी हुई पीक्स की उनको याद दिलाती है। एंड द डीप वैलीज़ ऑफ द हिमालयाज़, जो घाटियाँ हैं, जो गहरी, डीप मतलब गहरी, वैलीज़ होता है घाटियाँ, जो गहरी घाटियाँ हैं हिमालय की, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिनको मैं इतना ज़्यादा स्नेह करता हूँ, इतना ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और क्या, जो गंगा के जो नीचे हिमालय के नीचे जो रिच और वास्ट प्लेन है, जो मैदान है, रिच है मतलब रिच मतलब घनी जो मैदान है, जो धन्य मैदान है, उसकी जो नीचे जो मैदान है, जहाँ पे वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पे मेरी लाइफ को, जहाँ पे मैंने अपना समय, मैंने अपनी ज़िंदगी बिताई है और मैंने अपने आप को ढाला है। कास्ट मतलब होता है ढाला हुआ होना, जहाँ पे मेरी लाइफ ढली हुई है, जहाँ पे मैं कार्य करता हूँ, जो प्लेन है जिसको मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो गंगा मुझे इन सब की याद दिलाती है। तो गंगा उन्हें क्या याद दिलाती है? ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ़ से ढकी हुई पीक्स को, चट्टानों को, चोटियों को, एंड द डीप वैलीज़ ऑफ द हिमालयास, गहरी घाटियों को, हिमालय की जो घाटियाँ हैं उनकी याद दिलाती हैं। और जो नीचे उसके जो मैदान है, जो रिच मैदान है, वास्ट प्लेन है, जो बड़ा सा प्लेन है, मैदान है, उसकी उनको याद दिलाती है, जहाँ पे उनकी लाइफ और उनका जो वर्क है, उनका जो कार्य है, वो हो रहा है, वो ढाला गया है, तो इसकी याद उन्हें दिलाती है। तो यहाँ नेहरू जी इस पैराग्राफ में क्या बताया है? गंगा इंडिया की रिवर है और वो सिंबल है किसका? इंडिया के एज लॉन्ग कल्चर और सिविलाइजेशन का, और उनको याद दिलाती है स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। नेक्स्ट पैरा है हमारा, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall. A narrow, slow and graceful stream in winter, and a vast roaring thing during the monsoon, broad-bosomed almost as the sea and with something of the sea's power to destroy. The Ganga has been to be a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing onto the great ocean of the future. यहाँ नेहरू जी बता रहे हैं स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। स्माइलिंग एंड डांसिंग, मॉर्निंग सनलाइट, जब सुबह की जब रोशनी पड़ती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो गंगा कैसी होती है? स्माइलिंग एंड डांसिंग। ऐसे लगता है मानो गंगा जो है वो स्माइल कर रही हैं और डांस कर रही हैं। एंड डार्क एंड ग्लूमी, डार्क अंधेरा, एंड ग्लूमी मतलब होता है उदास या धुंधली, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य, और फुल ऑफ मिस्ट्री मतलब रहस्य से भरी हुई। एज द इवनिंग शेडोज फॉल, जैसे जैसे शाम होती है, शाम का अंधेरा छाता है, इवनिंग मतलब शाम जैसे ही होती है, तो गंगा कैसी दिखती है? डार्क और ग्लूमी, डार्क अंधेरी और उदास दिखती है और रहस्य से भरी हुई दिखती हैं। अ नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर,
और कैसी, नैरो, स्लो, धीमी, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और विंटर में, सर्दियों में एक नैरो, पतली सी, स्लो, धीमी, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, अत्यधिक सुंदर सी सर्दियों में दिखती हैं, विंटर्स में दिखती हैं। एंड वास्ट रोअरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून में, बरसात, मानसून मतलब बरसात में कैसी दिखती हैं, वास्ट रोअरिंग थिंग, विशाल डरावनी दहाड़ जैसी होती है, उस तरह से मानसून में दिखती हैं। बारिशों में उस तरह से गंगा दिखती है। क्यों दिखती है बारिशों में ऐसे? बारिशों में पानी ज़्यादा हो जाता है गंगा नदी में, ज़्यादा बरसात हो जाती है तो बहुत तेज़ी से बह रही होती है गंगा, तो इसलिए यहाँ इसका कंपैरिजन किया है, वास्ट रोअरिंग थिंग, बहुत बड़ी विशाल डरावनी दहाड़ जैसी मानसून में दिखती है गंगा। ब्रॉड बॉसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और क्या है, ब्रॉड बॉसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, ब्रॉड बॉसम मतलब होता है बहुत चौड़ी, इतनी चौड़ी थी जैसे समुद्र चौड़ा होता है, उसी प्रकार से समुद्र की तरह चौड़ी दिखती हैं। एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, द गंगा हैज़ बीन टू बी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, कुछ इस तरह दिखती है जैसे कि सी की पावर को, समुद्र की पावर को डिस्ट्रॉय कर देंगी, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देंगी। द गंगा हैज़ बीन टू बी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, तो गंगा क्या रही है, सिंबल, प्रतीक रही है, निशानी रही है, मेमोरी, याद रही है, किसकी, द पास्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो पास्ट रहा है, इंडिया का जो भूतकाल रहा है, भूत रहा है, उससे वो, उस गंगा क्या रही है, उसकी एक निशानी है, एक मेमोरी है, एक याद है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, और अभी भी जो है प्रेजेंट में भी बह रही है, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और वर्तमान में भी वो अभी बह रही है, और भविष्य में, फ्यूचर में भी वो ग्रेट ओशन मतलब बड़े जो जो ओशन है, महासागर है, उसमें भी वो बहती रहेंगी, उसमें भी वो जाकर मिलती रहेंगी। तो पास्ट क्या है, उसकी एक निशानी है, गंगा जो है पास्ट की एक सिंबल, एक निशानी है, एक मेमोरी है, जो अभी प्रेजेंट में भी, वर्तमान में भी जो है बह रही हैं, और भविष्य में भी वो महासागर से जाकर मिलती रहेंगी, ओशन से जाकर मिलती रहेंगी, लगातार बहती रहेंगी। And though I have discarded much of the past tradition and custom, and am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people, and suppress vast numbers of them, and prevent the free development of the body and the spirit. अब नेहरू जी यहाँ बता रहे हैं, दो आई हैव डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब छोड़ देना, मना, मैंने इनको हटा दिया है, मना कर दिया है, फेंक दिया है। क्या फेंका है, ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, जो पास्ट के, जो पहले के जो ट्रेडिशन हैं, जो परंपराएं हैं, कस्टम, रीति रिवाज हैं, एंड एन एंशियस डेट इंडिया शुड रिड हर सेल्फ, और मैं यह आप लोगों से भी कहता हूँ और बहुत उत्सुक हूँ कि इंडिया को इससे अपने आप को दूर करना है। रिड हर सेल्फ मतलब दूर करना है। ऑफ ऑल शैकल्स, शैकल्स मतलब होता है जंजीरें या बेड़ियाँ, डेट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपल, वो उन बेड़ियों को, उन जंजीरों को, इंडिया को अपने आप से दूर करना है, जो क्या करती है, डेट बाइंड एंड कंस्ट्रेन एंड डिवाइड हर पीपल एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, जो क्या करती हैं, जो बहुत से लोगों को बाइंड, जकड़े हुए हैं, कंस्ट्रेन, कैद करे हुए हैं, और लोगों को डिवाइड करती हैं, डिवाइड हर पीपल, लोगों को जो डिवाइड करके रखती हैं, उनमें भेदभाव पैदा करती हैं, एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और कुछ लोगों को, कुछ जो रीति रिवाज हैं वो लोगों को दबा कर रखते हैं, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, फ्री डेवलपमेंट स्वतंत्र जो विकास है, प्रिवेंट मतलब रोकना, और जो ऐसे ट्रेडिशन, ऐसे कस्टम को जो क्या करते हैं, लोगों के फ्री डेवलपमेंट को, स्वतंत्र विकास को, उनकी बॉडी के स्वतंत्र विकास को रोकते हैं, उनकी आत्मा के विकास को रोकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया के जो लोग हैं वो ऐसी जंजीरों को, ऐसी बेड़ियों को
दूर करें, अपने आप से हटा दें, जो क्या करते हैं, लोगों को आपस में बंटवा रहे हैं या उनको दबा रहे हैं या किसी तरह से उनके विकास को रोक रहे हैं। तो ऐसी बेड़ियों को अपने आप से दूर कर लेना चाहिए। दो आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम डेट पास कम्प्लीटली। नेहरू जी कह रहे हैं, दो आई सीक, मैं ढूंढता हूँ ये सब चीज़, येट, लेकिन, आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ, लेकिन मैं अपने आप को कट माई सेल्फ, अपने आप को उन चीज़ों से एकदम अलग नहीं कर सकता। किससे? पास्ट से। मैं अपने आप को, जो मेरे से जुड़ा हुआ पास्ट है, उसको मैं एकदम से कम्प्लीटली अपने आप को उससे कट नहीं कर सकता, अपने आप को अलग नहीं कर सकता। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. अब यहाँ नेहरू जी कह रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मैं उस ग्रेट, जो इनहेरिटेंस मुझे मिली है, जो पैतृक संपत्ति है, इनहेरिटेंस मतलब होता है जो पुराने पूर्वजों से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, पैतृक जो हमारी संपत्ति है, मैं उसके लिए बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ। एंड इज़ अवर्स एंड आई एम कॉन्शियस डेट आई टू, और मैं कॉन्शियस हूँ उसके लिए, लाइक ऑल ऑफ अस, सभी की तरह, एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन विच गोज़ बैक टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री। जो डाउन मतलब होता है प्रातः काल का समय, जो हिस्ट्री का, जो हमारे इतिहास का, और जो इतिहास का जो समय है, जो इतिहास का जो प्रातः काल का समय है, तो मैं उस अनब्रोकन चेन के लिए उस अनब्रोकन चेन का हिस्सा हूँ जो वापस जाता है कहाँ पे? इतिहास के जो प्रातः काल का समय है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, और ऐसे पास्ट की इंडिया की जिसकी स्मृति भी ना रही हो। इमेमोरियल मतलब होता है जिसकी स्मृति भी ना रही हो, जिसकी याद भी ना रही हो। तो मैं उसका एक अनब्रोकन चेन का उस अनब्रोकन चेन की एक लिंक हूँ। नेक्स्ट है हमारा पैरा, द चेन आई वुड नॉट ब्रेक फॉर आई ट्रेजर इट and seek inspiration from it, and as a witness of the desire of mine, and as my last homage to India's cultural, I am making this request that a handful of my ashes should be thrown into the Ganga to be carried to the great ocean that washes India's shore. अब यहाँ नेहरू जी कह रहे हैं, द चेन आई वुड नॉट ब्रेक, जो चेन चली आ रही है, जो अनब्रोकन चेन चली आ रही है इतिहास से, उसको मैं तोड़ना नहीं चाहता। फॉर आई ट्रेजर इट, मैं उसका वो एक खजाना है, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और मैं उससे प्रेरणा लेता हूँ। एंड एज अ विटनेस ऑफ द डिज़ायर मैं ऑफ माइन, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, मैं क्या हूँ? जो मेरी इच्छा है, डिज़ायर मतलब होता है इच्छा, जो मेरी इच्छा है उसका मैं एक गवाह हूँ, विटनेस हूँ। एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, और इंडिया की जो कल्चरल इनहेरिटेंस है, जो पुरानी रीति रिवाजें हैं, जो पैतृक पास्ट की जो रीति रिवाज हैं, मैं उसको एक अपनी आखिरी श्रद्धांजलि, लास्ट होमेज, आखिरी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सो आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये अनुरोध करता हूँ, दैट हैंडफुल ऑफ माई एशेज़, कि मुट्ठी भर जो मेरी राख है, बी थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, उसको कहाँ? इलाहाबाद में जो गंगा नदी है उसमें डाल दिया जाए, फेंक दिया जाए। सो डैट, क्यों फेंका जाए? टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन डैट वॉशेज इंडिया शोर, क्योंकि हम सब जानते हैं नदियाँ जाके कहाँ मिलती हैं? समुद्रों से मिलती हैं। तो वही यहाँ बताया गया है कि आप जब नदी में मेरी राख को फेंकेंगे तो वो कहाँ जाएगी? वो ओशन के पास जाएगी, वो महासागर के पास जाएगी, वह महासागर जो इंडिया के चरणों को धोता है, डेट वॉशेज इंडिया शोर्स, जो इंडिया के चरणों को धोता है। तो मेरी राख अगर आप गंगा में फेंकते हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी हैंडफुल ऑफ राख को, मेरी हैंडफुल ऑफ माई एशेज़ जो है वो गंगा में फेंक दी जाए, ताकि वो उस महासागर से जाकर मिलें जो इंडिया के चरणों को धोता है, डेट वॉशेस इंडियाज
सूर्य जो इंडिया के चरणों को धोता है। इसलिए चाहते हैं नेहरू जी कि उनकी जो मुट्ठी भर जो राख है वो कहाँ, गंगा नदी में फेंक दी जाए। लास्ट पैरा है हमारा, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। जो मैंने बड़ा सा पोर्शन बताया था, मेरी राख का जो बड़ा सा अंश मैंने बताया था, उसको किस तरह से डिस्पोज्ड करना है, उसको किस तरह से नष्ट करना है, तो वो तरीका ये है, आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर इन एन एयरप्लेन एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ऑल ओवर द फील्ड्स where the peasants of India toil so that they might mingle with the dust and soul of India and become an indistinguishable part of India। यहाँ नेहरू जी बता रहे हैं कि जो उनका बड़ा सा पोर्शन है उसका क्या करना है, राख का जो बड़ा सा पोर्शन है, आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर इन एन एयरप्लेन। उसको एयर में हाई अप लेकर जाना है, उसको एरोप्लेन के माध्यम से, एयरप्लेन के माध्यम से एयर में बहुत ऊंची पे हाइट पर लेकर जाना है, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, और वहाँ से स्कैटर्ड मतलब होता है फैला देना, और उस ऊंची हाइट से कहाँ फैलाना है, ओवर द फील्ड्स वेयर द पेजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल। उन फील्ड्स में, उन मैदानों में, उन खेतों में जहाँ पर पेजेंट्स किसान, टॉयल मतलब होता है परिश्रम करना, उन खेतों में जहाँ पर भारतीय किसान जो हैं वो कड़ी मेहनत, घोर परिश्रम करते हैं। तो क्या करना है, राख को, जो बड़ा सा अमाउंट है मेरी राख का, उसको एरोप्लेन के माध्यम से ऊपर बहुत ऊंचे पर लेकर जाना है और वहाँ से फैलाना है उन मैदानों में, उन खेतों में जहाँ पर इंडिया के भारतीय जो किसान हैं वो दिन रात घोर परिश्रम करते हैं, so that they might mingle with the dust and soul of India and become an indistinguishable part of India। ताकि वह क्या हो जाए, might mingle with the dust, वो उस खेत की मिट्टी से, जो राख है वो खेत की मिट्टी से मिल जाए, मिंगल मतलब मिलना, एंड सोल ऑफ इंडिया, और इंडिया की जो आत्मा है उससे मिल जाए। जो राख है वो जो खेत की डस्ट है, जो खेत की मिट्टी है उससे मिल जाए, और इंडिया की खेत की मिट्टी से मिलेगी तो इंडिया की आत्मा से भी मिलेगी, एंड बिकम एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। और इस तरह क्या होगा, वह इंडिया का एक अभिन्न अंग बन जाएगी। इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट, एक अभिन्न अंग बन जाना। तो ये दो तरीके थे जो नेहरू जी ने बताए कि उनके मरने के बाद उनकी राख का, उनकी बॉडी का क्या करना है, बॉडी को जला देना है, और जो उससे राख है उसका हैंडफुल ऑफ एशेस गंगा में बहाना है इलाहाबाद में। और दूसरा उन्होंने बताया है कि दूसरे जो मेजर पोर्शन है, जो बड़ा पोर्शन है, उसको जो फील्ड, जो खेत हैं वहाँ पर उसको स्कैटर्ड फैला देना है, ताकि वो उसकी डस्ट से इंडिया के सोल से मिल जाए और उसका एक अभिन्न हिस्सा, एक इंडिया का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए। I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954। ये जो टेस्टामेंट है, विल और टेस्टामेंट इन्होंने न्यू दिल्ली में लिखा था। कब लिखा है, 21st डे ऑफ जून। विल और टेस्टामेंट होता है वसीयत। तो ये नेहरू जी ने कब लिखा है, 21 जून को, इन द ईयर था 1954 में, मरने से 10 साल पहले उन्होंने ये अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी इच्छा लिखी थी कि उनकी राख का क्या करना है। तो ये गंगा लेसन में इतना ही था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें जो मीनिंग है ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जहाँ पे भी जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।